नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज टोटल हेल्थ का 601वां एपिसोड है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा आप सब जानते हैं, आज का विषय रहेगा HIV एड्स, क्योंकि 1 दिसंबर दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले बात इस बात की कि हमारा पिछला कार्यक्रम हमारा 600वां एपिसोड था। टेलीविजन में ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय सा लगने वाला पड़ाव दरअसल कई महत्वपूर्ण मोड़ों से होकर गुजरा है और हम चाहते हैं कि आपके साथ इसकी इस यात्रा की कुछ झलकियों को साझा किया जाए। किस तरह से अपने स्वास्थ्य को संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ की तरफ ले जाया जा सकता है। जॉन एलिया का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? अपनी जीवन शैली बदल दीजिए इससे पहले कि बीमारियां आपको बदल दें। आज 200वां एपिसोड करते हुए जब ख्याल आता है कि पहले एपिसोड से अब तक हमने कई बीमारियों पर चर्चा की। 33% केसेस में टीबी में एज जनरल बुखार नहीं होता है। लोअर इकोनॉमिक क्लास है, वहाँ पे जो खान पान महिलाओं को मिलता है गर्भावस्था के दौरान, वो टोटल कैलोरी खुराक ही कम होती है। ये आवश्यक है कि सभी बच्चों को टीका लगे और ये बच्चे का अधिकार है। 40% कैंसर तंबाकू के द्वारा होते हैं। मानसिक बीमारियों का जो इम्पैक्ट है न कि व्यक्ति, पूरे फैमिली और पूरे समाज पे होता है। दांतों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ सौंदर्य से नहीं। अगर आपका H1N1 टेस्ट थ्रोट स्वैब पॉजिटिव भी आ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको एडमिट होना है। आज का दिन योग के प्रतिपादकों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का मूलभूत उद्देश्य है वो पूरे समग्र व्यक्तित्व का उत्कर्ष है। अप्रोप्रिएट पेन किलर डॉक्टर से कंसल्ट करके, रेस्ट, थोड़ा सिकाई, इन सब चीज़ों से दर्द में आराम होता है। पसीना आता है, घबराहट होती है और सांस भी फूलने लगता है। ये होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण। हार्ट और ब्रेन ये बहुत नजदीक रिलेशनशिप है जी। ये देखा है कि जिसको हार्ट अटैक हुआ उनको ब्रेन अटैक भी हो सकता है। पुतली ही हमारा नेत्र का वो अवयव है जो बदला जा सकता है। हम लोग अभी करीब 50,000 के करीब ट्रांसप्लांट कॉर्निया के हो रहे हैं, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आप नहीं बताना चाहते, छुपाना चाहते हैं, आप मरीज को कम से कम अस्पताल पहुंचा दें। जब सिचुएशन अच्छी निकलती है, आउटकम अच्छा निकलता है, तो लोग हमें भगवान मानते हैं। जहां आउटकम खराब निकलता है तो कहते हैं कि उन्होंने मार दिया। एक्सरसाइज हमारा बेहतरीन दोस्त है और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त ना हो। डॉक्टर रमाकांत पांडा, ही इज चेयरमैन एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम मुंबई। डॉक्टर संदीप चैटर्जी, प्रोफेसर हैं न्यूरोसर्जरी एंड कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, पार्क क्लिनिक, कोलकाता से। नई टेक्नोलॉजी के नाम पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो प्रभाव क्या हो रहा है इसका? पब्लिक सोच रहे हैं कि ये दवाई लेने से या ये अस्पताल में जाने से, ये ऑपरेशन करने से सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं। टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आज के लकी विनर है शिखा मोहन गाजियाबाद से। हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी बहुत छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डेंगू के हर रोगी को क्या प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, ये मिसनॉमर है। फैटी लिवर पीने से होता है या खाने से? खाने से और पीने दोनों से होता है। आज पूरे हो रहे हैं हमारे टोटल हेल्थ प्रोग्राम के 400 एपिसोड्स। सिंगापुर से ऋषि गुप्ता हैं हमारे एक दर्शक, जिन्होंने फोन किया है। I like your program. Thank you. And I'm regularly watching your program here. Many people in Singapore watch your program. हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हरीश सक्सेना जी, म्यूनिक जर्मनी से। मेरे को ट्रिपल बाईपास की जरूरत थी, ट्रिपल बाईपास किया गया जी, और अब जो है मैं रिकवरी में रहता हूँ। एक दर्शक सऊदी अरब से टेलीफोन लाइन पर हैं चौधरी जावेद। चौधरी जावेद साहब, बहुत स्वागत और सवाल पूछिए। मैं यही पूछ रहा था कि मेरी हाल ही में 2 साल की बेटी है, एक छोटी, तो क्या मेरी डायबिटीज से उस पर कोई असर पड़ेगा? जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। राज नारायण जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्ते, मैं अक्षय शर्मा, कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। खुलकर मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से बहुत सी समस्याएं और बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं।
शायर ने कहा है, दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। दर्शकों के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम टोटल हेल्थ के लिए बड़ा सुखद और यादगार सफर है 600 एपिसोड्स का कीर्तिमान छूने का। इस अवसर पर दूरदर्शन परिवार के साथ इस उपलब्धि के उत्सव में प्रसार भारती के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशक, चिकित्सा जगत की हस्तियां, दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने जनता से जुड़े इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन की मूल भावना का उदाहरण बताया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, दिस इज द motto of Akashvani. When I look at Total Health and the kind of success this program has achieved and 600 episodes, I feel that this ought to be the motto of Prasar Bharati itself. This is drawn from the Rigveda and it means for the happiness of the many and for the welfare of many. As chairman of Prasar Bharati, I feel very happy that many units of Prasar Bharati across the country work towards the larger public good and produce programs keeping this in mind. Total Health program of Doordarshan News, which is truly extraordinary, completing 600 episodes, and I wish and pray that we will see the 1000th episode of this program. It is in DD News, our colleagues have developed several specialist programs over the years. Among them, I will say that this is probably the most popular. A lot of people watch it, and as Dr. Mishra and others said, this is a program which enjoys extraordinary credibility. I am really very grateful and thankful to members of the medical fraternity. And I must tell you, I have seen some of the email responses from across the country and from across the globe to Total Health, and it should make any channel proud, and it should make any team which produces a program very proud. These are exceptionally appreciative responses. I feel very proud that we remain committed to our core responsibility as a public service broadcaster, and Total Health is a program that truly symbolizes our commitment to the larger public good and to the national good. So hearty congratulations once again to the entire team. प्रसार भारती के CEO जवाहर सरकार ने टोटल हेल्थ के महत्व और इसे दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर दिखाए जाने का विचार रखा। First of all, let me thank DD News for the stability of its program. Having created and held on to a program, and please hold on, because you have created an iconic program. It takes a long time to create an iconic program. You've created one, get it on so that the message is widespread, because you know doctors have so much pressure. For them to spend 2 hours or 1 hour for a program is itself a set matter of dedication to the cause, let me put it. They don't need publicity. ये सब अपने अपने they are in their own status very well established. They are doing it as a matter of social service. With all these words, thank you very much and congratulations once again. I hope to stay till the 700 episode. चिकित्सा जगत के दिग्गजों ने इस कार्यक्रम की पहुंच, उद्देश्य और जटिल विषयों को सरलता से उठाने और समझाने के लिए दूरदर्शन को बधाई दी। टोटल हेल्थ के 600वें एपिसोड संपूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई। सभी हम लोग बधाई के पात्र हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत तालियां बजा के हमारे टोटल हेल्थ की टीम का स्वागत करें। आप सभी अमेरिका भी गए हैं, आप यूरोप भी गए हैं, आप ब्रिटेन भी गए हैं, मैं गल्फ़ में भी रहा हूं। स्वास्थ्य के ऊपर इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने
नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मैं दूरदर्शन को, प्रसार भारती को और उनके सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और उनको इस बात के लिए कि उन्होंने इसको प्रोत्साहन किया इतने वर्षों तक, ये एक बहुत काबिल तारीफ बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना इन्फॉर्मेटिव, और इसमें बहुत बार हम लोग बड़ी सारी प्लानिंग करते हैं बैठ के, कार्यक्रम से पहले एक बैठक होती है प्रोड्यूसर्स के साथ और एंकर्स के साथ, उसमें हम एक उसका प्रारूप तैयार करते हैं कि किस तरह से डिस्कशन होगा। तो इसका जो, जैसे वीना जी ने कहा, जो इसका इंटरेक्टिव फॉर्मेट है, फ़ोन इन, लाइव फ़ोन इन जो प्रोग्राम है, या ईमेल के द्वारा इनको जो सवाल आ रहे हैं संजीव जी को, या एसएमएस के द्वारा जो फीडबैक आ रहा है, बहुत बार जो हमारा डिस्कशन जिस प्रारूप में हमने तैयार किया है वो उन सवालों के द्वारा उसी प्रारूप पे चल पड़ता है, और लगभग हम लोग सभी चीज़ें उसमें कवर कर लेते हैं जो हमने प्लान करी हुई थी। तो इसका ये मैंने बहुत बार हमने देखा है कि जो सवालों से जो इसको एक बल मिलता है इस कार्यक्रम को, इसके अलावा जो क्विज़ होती है वो भी जानकारी प्रदान करती है, और उससे पता लगता है कि कितने लोग इसको देखते हैं। इस प्रोग्राम की जितनी रीच है, किसी और प्रोग्राम की इतनी रीच नहीं है। जो भी ओपिनियन इसमें होती है वो बड़ी इंडिपेंडेंट, बड़ी फेयर ओपिनियन होती है, जिसको लोग बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी इतने दिनों तक और इतनी अच्छी चलती जा रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये निरंतर ऐसे ही चलता रहे। 11 वर्षों से इस प्रोग्राम का लाखों लोगों को देश के कोने कोने में बैठे इंतज़ार रहता है। हर सुबह वो रविवार की सुबह अपना टीवी खोलते हैं, उनको इंतज़ार रहता है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, और जिसमें कोई प्रूवन फैक्ट्स बताए जाते हैं, उनकी जो घर बैठे हुए उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। उनके प्रश्न होते हैं, कोने कोने में कहीं किसी गांव में कोई बैठा हुआ अपने एक फ़ोन के माध्यम से एक विशेषज्ञों के पैनल से अपनी बातचीत करके अपनी समस्याओं का निदान कर लेता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज़, सभी बीमारियों के रोकथाम उनके इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है, और टोटल हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में कि बीमारियों से कैसे बचें। और केवल वो विशिष्ट डॉक्टर नहीं, कोई उसी विशिष्ट हेल्थ एपिसोड को देखने वाले, पर हम सभी लोग जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, किसी और स्पेशलिटी के हैं, वो भी सभी रविवार की सुबह इस प्रोग्राम को खोल के बैठ के देखते हैं, क्योंकि अपना मेडिकल अपडेट होता रहता है, और स्पेशलिटी में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी इसके माध्यम से सिंपल लैंग्वेज में सबको पता लग जाता है, और कई छोटी छोटी समस्याओं का भी आपका समाधान हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ, अब मेरा पूरा विश्वास भी है कि दूरदर्शन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहेगा, जिससे कि जो एपिडेमिक ऑफ डिजीज़ेज़ है जो हमारे देश में फैल रहा है, 130 करोड़ की जनसंख्या है और लाखों लोगों को तक पहुंचने का माध्यम केवल दूरदर्शन ही है। तो इस माध्यम से पहुंच के हम उनकी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। डीडी न्यूज की महानिदेशक वीना जैन ने स्वास्थ्य के हर पहलू पर प्राथमिक जानकारी देने के लिए टोटल हेल्थ के महत्व का जिक्र किया। Eminent doctors, specialists from various fields, they happily participate in our programs, and people really look forward to hearing from them. In fact, when we have this program, there are so many phone calls and emails that we are not able to take care of all those calls and emails in one program. People really wait, and we keep getting feedback, not only from within the country, from abroad also. So this is very popular program, and completing 11 years is not a small journey. This is the commitment of public broadcaster to the community health, to the cause of people's health. Doctors, through their advice on lifestyle, on diet, on exercises, on so many issues, they guide us how to lead a healthy life, how to lead. In fact, their guidance is like a sort of insurance for us to lead a disease-free and healthy life in the future. So this is the bottom line of Total Health program, to guide, to educate people how to lead a healthy life. डीडी न्यूज के अपर महानिदेशक अक्षय राउत ने इस मौके पर स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता में टोटल हेल्थ के योगदान को अहम बताया। भारत में स्वास्थ्य की चिंता है और चिंता रहेगा, बढ़ता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये चिंता रहेगा
तब तक टोटल हेल्थ का ज़रूरत होगा और टोटल हेल्थ आगे बढ़ता रहेगा। ये प्रोग्राम अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो नहीं होता। डॉक्टर्स इस प्रोग्राम की रीढ़ हैं और आप नहीं तो हम नहीं। I must place some institutional gratitude for those people who have been working with it rigorously all the time. ये अवसर उन विशेषज्ञों को सम्मानित करने का भी था जिनके लगातार सहयोग से ये एक ऐसा कार्यक्रम बना जिसका दर्शक इंतजार करते हैं। टोटल हेल्थ की टीम के लिए ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां सभी को हृदय से आभार के साथ भविष्य में भी ऐसा सहयोग अपेक्षित है। संख्या और साल का कोई अर्थ नहीं होता अगर उसे साथ और सहयोग न मिले। 600 एपिसोड, 11 वर्ष, ये सब इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि आपका साथ और सहयोग रहा और कार्यक्रम के प्रति आपका ये प्रेम लगातार बना हुआ है। हम नतमस्तक हैं और आपको बार बार प्रणाम करते हैं। और अब आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय जो है HIV एड्स, जिसके बारे में आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में इसका पहला मामला यानी एड्स का पहला रोगी सन 1986 में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद से बहुत सी कोशिशें हुई और फिलहाल स्थिति बेहतर की ओर जाती नजर आ रही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल भारत की अगर बात करें तो 21 लाख लोग इससे ग्रस्त हैं, जिसमें से 70% लोगों को अपने स्टेटस यानी HIV पॉजिटिव होने की जानकारी है और इनमें से केवल 9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज मिल पा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति को बेहतर करने के लिए जानकारी और जागरूकता की ज़रूरत है। तो ये प्रयास है हमारा एड्स के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने का। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नवीद वेग, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, Dr. Upasana Agrawal, in charge ART Clinic, National Institute for Tuberculosis and Respiratory Diseases, Dr. A.S. Rathore, Deputy Director General, National AIDS Control Organization, and Mr. Sahil, he is President OPNP Plus Community Based Organization, जो कि खास तौर पर काम करती है उन रोगियों के लिए जो HIV एड्स से ग्रस्त हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछने के लिए, हमारे विशेषज्ञों से इस 1 घंटे के दौरान बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग न करें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शकों के ईमेल्स यानी आप सभी के ईमेल्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं। केशव सिंघानिया लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को ये कीर्तिमान प्राप्त करने के लिए बहुत बधाई और वो दुआ करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम 1000 एपिसोड पूरे करे। बहुत धन्यवाद आपका केशव जी। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राठौर हम आपसे कर रहे हैं। हम आपसे सबसे पहले ये समझना चाहें कि HIV एड्स को लेकर अभी हालात क्या हैं, जानकारी को लेकर और बीमारी को लेकर अभी आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम आज की स्थिति देखें और इसकी तुलना पिछले 20 साल से करें तो आज हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं। जानकारी भी लोगों में बढ़ी है, तरह तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं, इलाज बढ़ा है। जब से हमने 2004 से इलाज देना शुरू किया है तब से इन लोगों का मनोबल ही नहीं बढ़ा है, इनका जो सर्वाइवल है, जो पहले एड्स होने पे ये माना जाता था कि 2 साल और 3 साल में ये आदमी ख़त्म हो जाएगा, वो स्थिति टोटल डिसअपीयर हो गई है। आज जो है जो लोग ट्रीटमेंट पे हैं वो टोटल बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं और किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जी, ये तो स्थिति की बात हुई डॉक्टर नवीद वेग। अगर बात करें ट्रांसमिशन की, और क्योंकि जानकारी की बात आ रही है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होगा और अगर एक व्यक्ति में ट्रांसमिशन हो गया, बीमारी बनने में तकरीबन कितना समय लगेगा? देखिए, ट्रांसमिशन के 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है अनसेफ सेक्स। तो अनसेफ सेक्स तो कभी करना ही नहीं।
दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो अभी हमारे बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सेंटर्स हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट होने के बाद ही ट्रांसफ्यूज दिया जाता है। तो तीसरा होता है नीडल स्ट्रिक, तीसरा होता है इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स। सो हमें इंश्योर करना है कि वो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स जो हैं वो वेरियस मेथड्स यूज़ करें जिससे वो इंजेक्शन से HIV ना हो। और चौथा होता है जो सबसे आसान है जिसको प्रिवेंट करना, वो और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, वो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। लेकिन ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इन्हें कम करना है। अब HIV होने में कितना टाइम लगता है? HIV में तो देखिए, HIV तो बहुत जल्दी हो जाता है। आपने अगर HIV एक वायरस है, वायरस जैसे ही आपके बॉडी में गई ब्लड के थ्रू तो वो इमीडिएटली बॉडी के सेल्स में चली जाती है, लेकिन उसका पता लगने में हमें 6 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं, जो आजकल हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं। जब तक जो बीमारी के लक्षण है HIV के मरीज़ शुरू में तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो बड़े सालों तक नॉर्मल रहेगा। उसके बाद जब उसकी इम्यून सिस्टम जो लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तब डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आती हैं और तब बीमारी होती है। तो इसका मतलब HIV का जो ट्रांसमिशन के 4 कारण हैं और उसके बाद HIV की बीमारी शुरू में तो एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन जब इम्यून शक्ति कम हो जाती है तभी उसके लक्षण आते हैं। तो हमें ये HIV का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे दर्शक है नरेंद्र कुमार कोटा राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरा प्रश्न ये है कि तो HIV मतलब कैसे फैलता है और कितने दिनों में पता चलता है? कितने दिनों में पता चलता है? डॉक्टर नवीद बेग, एक बार एक्सपोजर जो आपने बताया कि जो आपने 4 कारण बताए, तो 6 हफ्ते के बाद हमें टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही पता लगता है। अगर किसी को शक हो तो, और लेकिन 6 महीने तक अगर टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब हम आराम से कह सकते हैं कि टेस्ट नेगेटिव है। तो 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 हफ्ते और 6 महीने, ये 2 पीरियड्स हैं जिसमें हम 3 हफ्ते इज़ द अर्लीस्ट जब हम डिटेक्ट कर सकते हैं और 6 महीने इज़ द लास्ट जिसमें हम कह सकते हैं कि अब कोई बीमारी नहीं। एक छोटी सी बात आपसे यहाँ पर और उसका स्पष्टीकरण ले लें, वो ये कि अमूमन होता ये है कि जब भी बात आती है HIV की, तो चूंकि ये इम्यूनिटी का सारा मामला है, प्रतिरोधक क्षमता का मामला है, एक व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर इन दोनों को एक्सपोजर होता है इस वायरस का, तो क्या दोनों पर समान रूप से ये वायरस अटैक करेगा या कहीं कुछ गुंजाइश हो सकती है? जिसमें इम्यूनिटी कम है उसमें वायरस तेज अटैक करेगा और जिसमें बहुत अच्छी है, जिसमें अच्छी इम्यूनिटी है, उसमें वो समय लगेगा वायरस की बीमारी आने में। या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको फर्क ही ना पड़े? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपना हेल्थ को ठीक रखेगा, अपना लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा और अपने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करके रखेगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर उपासना, आंकड़े ये बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रोगी हैं जिनकी मृत्यु होती है एड्स के रोगी, उसका कारण होता है TB। यहाँ पर TB को बहुत सा इलाज भी चल रहा है, लेकिन गंभीरता बनी रहती है। जब ये जुड़ जाता है HIV वाले रोगी के साथ तो कितना बदलाव होता है या गंभीरता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, ऐसा होता है कि जब एक नॉन HIV पर्सन को TB होती है तो उसके जो सक्सेसफुल आउटकम्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्पेशली हमारा जो नेशनल TB प्रोग्राम है उसके अंडर जो सक्सेसफुल आउटकम्स हैं बहुत अच्छे रिकॉर्डेड है। लेकिन एक HIV पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम है, उसके ऊपर एक और उसको डिजीज़ हो जाती है जो खुद में भी इम्यूनिटी कम करती है और जो पोटेंशियली बहुत सीरियस है। तो इस केस में क्या होता है कि इन लोगों के आउटकम्स इतने अच्छे नहीं होते। एक तो HIV पॉजिटिव्स जो हैं उनमें TB होती ही बहुत ज़्यादा है, जब हो जाती है तो बहुत सीरियस तरह की होती है, और जब उनका इलाज शुरू भी कर दिया जाए तो भी उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते और इससे बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो HIV में जो अधिकतर कारण होता है मरीज की जान जाने का, वो ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। जी साहिल जी, अभी जो डॉक्टर राठौर ने जो बताया कि आंकड़े उत्साहवर्धक हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा प्रयास सही दिशा में बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन 2 बातें हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे कि अगर मरीजों के इलाज की बात करें, जैसे डॉक्टर राठौर कह रहे हैं 2004 से इलाज शुरू हुआ है, तो इलाज को लेकर, और दूसरी बात समाज में HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से भेदभाव को लेकर क्या नज़रिया बदला है या वैसा का वैसा ही है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर राठौर साहब ने कहा है कि पहले में और अभी में बहुत का फ़र्क है, अवेयरनेस के माध्यम से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि समाज से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है तो इसको हम पूरी तरीके से हम ख़त्म करना नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है। और ख़ास के हम लोग जब ART की बात करते हैं
तो ART सेंटर में क्या होता है कि हम लोगों को या जो भी HIV पॉजिटिव लोग हैं वहाँ पे जाकर के ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, उनको वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक से उनका जो है रवैया बिल्कुल अच्छा है और उनको दवाइयाँ वगैरह टाइम टेबल से मिल रहा है। लेकिन अगर किसी की सीजरिंग की बात आती है, किसी का ऑपरेशन का बात आता है, और ऑपरेशन जब वो करने के लिए उसको किसी डिपार्टमेंट में उसको रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे कई हफ्तों तक तो उसको टाल मटोल किया जाता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई NGO आगे बढ़ कर के उस व्यक्ति के लिए आती है तो जाकर के उसका जो है ट्रीटमेंट हो पाता है, उसका ऑपरेशन हो पाता है। मतलब ये अस्पतालों में भी भेदभाव देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, अभी भी है ये, और ये अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है और इस चीज़ को हम लोग हल भी कर रहे हैं जी। लेकिन क्या है कि हम लोग जा करके जब तक हम लोग एडवोकेसी नहीं करते डॉक्टर के साथ, जब तक हल नहीं हो पाता जी। और फिलहाल असम से हमारे एक कॉलर हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत, सवाल पूछें। हेलो सर। जी हेलो, मैं बोल रहा हूँ कुछ वर्ष पहले मेरा रिलेशन हुआ था, ठीक है? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, अगर आप मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन बदल लें। जी हेलो हेलो जी, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ पहले एक रिलेशन हुआ था, ठीक है? अभी कुछ साल बिगड़ गए, वो पास हो गया, लेकिन मेरा जब शादी होगा तब उसके पहले क्या टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं? आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं है, आपसे अनुरोध करेंगे कि फिर कॉल करें, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर राठौर, ये जो बात साहिल जी ने सामने रखी है कि ART क्लिनिक्स बहुत अच्छी तरीके से कार्य करें, लेकिन फिलहाल की स्थिति अवेयरनेस को लेकर जो एक बात आ रही है कि शायद कुछ और बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखें, फिलहाल वर्तमान स्थिति में किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी भी नज़र आते हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वास्तव में आम जनता में और हेल्थ केयर वर्कर में अवेयरनेस पैदा करने की है। हालांकि सरकार लगभग 60% जो खर्चा है, जो टोटल बजट, जैसे इस साल का बजट लगभग 1400 करोड़ है, तो 1400 करोड़ में लगभग 60% इसका सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने में सरकार खर्च करती है और 40% के करीब ट्रीटमेंट में करती है। और ये जो 60% है ये सिर्फ आम जनता के लिए जो HIV नेगेटिव हैं उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो अपने आप को इस बीमारी से ग्रसित होने से बचा सकें, उनके ऊपर खर्च किया जाता है विभिन्न माध्यमों से, प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू। ये जो है नाको स्वयं यहाँ से नहीं करता है, हम लोग जो है ना केवल गाइडलाइन देते हैं, पैसा देते हैं और डायरेक्शंस देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, लोकल तरीके से उनको जा के अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। परंतु अभी डेफिनेटली जिस लेवल पे होनी चाहिए 100% तो आई थिंक होना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल में तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है इस बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज फर्क पड़ा है। लेकिन जैसा साहिल जी कह रहे थे कि अभी ये बिल्कुल समाप्त नहीं, तो बिल्कुल समाप्त तो धीरे धीरे शायद ये जो प्रयास अगर जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो ये तो एक खुशी की बात है। लेकिन हमारे दर्शक लगातार हमें ईमेल्स भेज रहे हैं। डॉक्टर नवीद विक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें कहना चाहता था कि देखिए हमारे पास आज 21 लाख लोग हैं और 14 लाख लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं नेशनल प्रोग्राम में, तो बाकी ये 7 लाख बाहर हैं। मतलब 7 लाख लोग कहाँ हैं? अच्छा। विश्व में आज की डेट में 34 मिलियन लोग हैं जी, लेकिन 54% उसमें से जाके 50% लोगों को ये ही नहीं पता कि वो HIV पॉजिटिव है। तो जो हमारा जो इंटरनेशनल एजेंडा है 2020 तक वो ये है 90-90-90। What is 90-90-90? 90-90-90 is कि 90% of people who are positive should know that they are positive, and 90% of people should be on ART, and 90% people should have undetectable viral load। मतलब 90% लोग जो आज के डेट में 50% है उनको पता होना चाहिए कि हम पॉजिटिव हैं, वो सब ट्रीटमेंट में पे होने चाहिए। और तीसरा, उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होना चाहिए कि क्योंकि ये इलाज इसका इतना अच्छा है कि ये एक आदमी को नॉर्मल आदमी बना देती है और लाइफ लॉन्ग इसका इलाज चलता है। लेकिन वो एक नॉर्मल डिजीज, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। वायरल लोड अनडिटेक्टेबल मतलब थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक CD4 काउंट होता है जब हम इसका इलाज करते हैं, दूसरा वायरल लोड होता है। CD4 काउंट ये बताता है कि बीमारी किस स्टेज तक आगे पहुंच चुकी है, वायरल लोड बताता है कि बीमारी कितनी तेज भाग रही है। तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में एम होता है कि वायरल लोड 0, अनडिटेक्टेबल। तो ये इसका मतलब
वर्ल्ड में हमारा जो एम अब ये है 90-90-90। डॉक्टर वेग, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो एम है 90-90-90 को पाने का, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपने कहा कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या वो HIV पॉजिटिव है। इसमें किस तरह से पता किया जाए, कौन से हाई रिस्क ग्रुप होंगे जिन्हें वाकई स्क्रीनिंग या अपनी जांच करवा लेनी चाहिए? अब देखिए, जैसे डॉक्टर राठौर ने कहा कि भाई हमें सबसे पहले इनको पकड़ना है कि ये कैसे हैं। अब हाई रिस्क ग्रुप तो ठीक है, लेकिन हमें टेस्टिंग में इसमें आगे बढ़ना है। टेस्टिंग हमारे इस टाइम 14,000 टेस्टिंग सेंटर कंट्री में है, जहाँ फ्री टेस्ट होता है, वो अनोनिमस बिना बताए टेस्ट होता है। पहले काउंसलिंग होती है, पहले कंसेंट लिया जाता है, फिर वहाँ पे काउंसलिंग होती है, उसके बाद उसका करेक्ट टेस्ट होता है, उसके बाद उसको केयर के साथ लिंक किया जाता है। तो ये एक अनस्टिग्मेटाइज, जैसे साहिल ने भी कहा कि हमें स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, तो एक बिना स्टिग्मा के एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम लोगों को हाई रिस्क ग्रुप्स तो हो गए, आपके ट्रकर्स हो गए, आपके इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हो गए, फीमेल सेक्स वर्कर्स हो गई, और माइग्रेंट्स हो गए जो मतलब दूसरे शहर से आते हैं। और तो लेकिन इशू ये है कि हमें मैं तो आज की डेट में बोलने को ये भी तैयार हूँ कि सभी को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, सबको स्टेटस पता होना चाहिए। डॉक्टर राठौर काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं जो है ना ये क्लैरिफाई करना चाहता था, जो डॉक्टर विक साहब ने बोला कि 7 लाख HIV पॉजिटिव हैं और 14,000 का ही हमें पता है। 14 लाख का पता है, 14 और 7 लाख बाहर हैं। जी ये भी तो इसका ये है कि एक्चुअली ये जो 21 लाख है, 21 लाख का मतलब ये नहीं है कि हमारे 21 लाख के हमारे पास नाम, पते, एड्रेस सब कुछ है, बिकॉज ये तो एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो हर 2 साल में 3 साल में करते हैं, और ये एस्टिमेट्स हैं। मतलब टेस्ट किए और आपको पता चला इतने लोगों ने टेस्ट कराया और ये रिपोर्ट नहीं, फिर क्या है? उसका एक इंटरनेशनल एक्चुअली तरीका है एस्टिमेट करने का, जैसे बोलते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे सेंटिनल सर्वेलेंस जो है लगभग जो है ना 300 ऐसे सेंटर हैं पूरे कंट्री में, आइडेंटिफाई करते हैं। उस समय जहाँ 400 प्रेग्नेंट वुमन है उनके सैंपल लेते हैं, और हाई रिस्क ग्रुप है तो उसमें 250 सेक्स वर्कर के लेते हैं हर सेंटर से, और इसी टाइप से जो मैन हैविंग सेक्स विद मैन उनके फिक्स नंबर लेते हैं, और फिर उसको अमलगमेट करके एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके पॉपुलेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन। तो वो 21 लाख पूरे कंट्री में उस हिसाब से 21 लाख है, और ये ग्लोबल अनुमान है, ये एक अनुमान है, ये टेस्टेड नहीं है। जो टेस्टेड है हमारे पास वो 14 लाख है, टेस्टेड 14 लाख हैं, जिन्होंने किसी न किसी दौरान हमारे ये जो आज की तारीख में 520 ART सेंटर हैं, कभी ना कभी उस ART सेंटर पे वो आए हैं, उन्होंने रजिस्टर करवाया है, उनका टेस्ट हुआ है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। अब उनमें से आज की तारीख में 9 लाख हैं, तो वो जो गैप है 5 लाख का, 5 लाख का जो गैप है, अच्छा, और 21 और वो 7 लाख फिर भी कहाँ है वो नहीं पता। अच्छा, अभी इसमें 7 लाख भी जो कहाँ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास इलाज नहीं दे रहे हैं हमें उन्हें। वो एक्चुअली क्या है, उनका CD4 काउंट अगर 350 से नीचे है, इलाज हम तभी देंगे उनको, ठीक है। तब तक जो है ना ये 14 लाख जो हैं, ये हमारे पास हर 3 महीने में, हर 6 महीने में हम इन्हें बुलाते हैं और इन्हें कैसे हेल्दी रहें, क्या डाइट खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, क्या करें क्या ना करें, वो सब हम बताते हैं। टोटल हेल्थ में चर्चा इस समय बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर आप पहुंची है। विशेषज्ञों के साथ ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियां, सुरक्षा, संरक्षण और बचत, ये सब आपके परिवार के लिए सुनिश्चित कीजिए LIC के जीवन लक्ष्य के साथ। आपके परिवार के लिए एक सुनिश्चित भविष्य की योजना, लंबी अवधि के लिए एक बचत सह बीमा योजना जो दे बेमिसाल लाभ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बच्चों के एग्जाम्स आए नहीं कि सब बंद, बाहर खेलना बंद, लोगों का घर पे आना बंद, म्यूजिक बंद, बच्चों का छोड़ो आपका टीवी भी बंद। मगर उससे केबल वाले को क्या, वो तो महीने के पैसे लेकर गया ना। इसीलिए कह रही हूँ टाटा स्काई पे आ जाओ, फिर जिस दिन टीवी नहीं देखो उस दिन के पैसे मत दो। अब अगर आपको इतनी भी गणित समझ नहीं आती तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। कनेक्शन के लिए टाटा स्काई को 74117 74117 पे मिस्ड कॉल दीजिए। फोन के पैसे भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला।
7417 7417. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। टोटल हेल्थ में चर्चा हो रही है आज HIV एड्स पर। आपके यानी आप दर्शकों के हमें बहुत से ईमेल्स लगातार मिल रहे हैं। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक बार ये पता चलने के बाद व्यक्ति HIV पॉजिटिव है वो कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। रचना जानना चाहती हैं, रचना लांबा, कि इम्यून सिस्टम को यानी हमारी प्रतिरोधक प्रणाली है उसको मापने का क्या कोई सिस्टम, कोई तरीका है। और आरती भोसले वो ये जानना चाह रहे हैं कि HIV के लिए क्या कोई नई ड्रग है। तो डॉक्टर नवीद विग, रचना लांबा, पैरामीटर ऑफ इम्यून सिस्टम क्या, कैसे मापे? पैरामीटर ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर HIV सिर्फ CD4 काउंट है। हम CD4 काउंट के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि अब एक नॉर्मल आदमी का का CD4 काउंट होता है 800 से 1200। हम सब जो भी नॉर्मल लोग हैं उनका 800 से 1200, लेकिन 500 एक कट ऑफ दिया गया है और एक 200 का कट ऑफ है। अगर 500 का कट ऑफ से नीचे होता है तब हम दवाई हम शुरू करते हैं, जो 350 भी कह रहे हैं, 350 कह रहे हैं, और WHO उसको 500 करना चाह रहा है। और वर्ल्ड में मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, विश्व में आज की डेट में ये बोला जा रहा है कि जिस टाइम आप पॉजिटिव हो उस टाइम दवाई शुरू करो। लेकिन दूसरा 200 का पॉइंट कट ऑफ है जब आपको एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 200 से नीचे, जिसमें 200 से नीचे जाएगा CD4 उसको एड्स कहते हैं, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जी। और कुछ और सवाल भी आपसे जानेंगे, उससे पहले कानपुर से मनीष जी हैं फोन लाइन पर। मनीष साहब स्वागत, आपका सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टू यू। माय क्वेश्चन इज whether my is better than cure. We cannot hear you properly. He's saying prevention is better than cure. Is a dictum in the medicine, and this dictum is time ordered. So one of the objects for prevention of this scourge is availability of condoms. So I want to know about the steps the government is taking nowadays to ensure the availability of condoms on a wider scale. Currently, my small comment is that as far as I know, the government of India has cut the budget for the control of this epidemic of HIV/AIDS. These points rather has been discussed, but डॉक्टर राठौर क्या कहना चाहेंगे? बजट एलोकेशन की बात इन्होंने कही है कि कितना इसके प्रिवेंशन के लिए और अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो है लगभग 60% बजट जो होता है वो केवल प्रिवेंशन के लिए होता है, और 40% बजट जो है वो हम खर्च करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो प्रिवेंशन पे अभी भी जो है ये बिल्कुल सही बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और गवर्नमेंट का भी वही आपका फोकस भी है। हाँ, बिल्कुल हमारा फोकस। डॉक्टर राठौर, जल्दी से 2 ईमेल्स और ले लेते हैं हमारे दर्शकों। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ये जानना चाहते हैं, एक बार व्यक्ति को जब पता चल जाए HIV पॉजिटिव है तो कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, और नई ड्रग का सवाल भी पूछा है आरती भोसले। हाँ जी, दोनों का ही मैं बताता हूँ कि पहले तो जो सर्वाइवल की बात है, एक्चुअली जो है ना आजकल किसी भी HIV पॉजिटिव को या एड्स के पेशेंट को ये घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें अनलिमिटेड वो जिंदा रह सकता है। वो जब तक दवाई खाता रहेगा, जब तक वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करेगा, वो जिंदा बना रहेगा। आज भी जो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें 25 साल हो गए, 28 साल हो गए दवाई लेते हुए, और HIV पॉजिटिव थे और आज भी वो जिंदा हैं। जी। तो वो ऑलमोस्ट जो है एवरेज सर्वाइवल जो 64 है एक्चुअली जो नॉर्मल हेल्दी मैन का, वो HIV पॉजिटिव का पहुंचने वाला है। नई ड्रग के बारे में बात करेंगे। साहिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। जैसे कि डॉक्टर राठौर साहब ने कहा कि जिंदा रह सकता है पॉजिटिव, बट उसको मेडिसिन मिलने के बाद अभी नैको जो है नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम चला रही है वो 2nd लाइन तक दे रही है, लेकिन 3rd लाइन की कहीं भी नामो निशान नहीं है कि 3rd लाइन की दवाइयाँ किसी लोगों को समझ में नहीं आएगा। 2nd लाइन 3rd लाइन क्या है जरा ये तो फर्स्ट लाइन एक कैटेगरी है, 1st लाइन 2nd लाइन 3rd लाइन 4th लाइन। ठीक है, तो अभी तक जो है 1st लाइन और 2nd लाइन गवर्नमेंट जो है अवेलेबल है हर ART सेंटर के अंदर में। 2nd लाइन कुछ ART सेंटर के अंदर। एक मिनट जरा डॉक्टर नवीद विक से जरा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं इस पॉइंट को। ये 1st लाइन 2nd लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन दवाई ये होती है जब हम मरीज को दवाई शुरू करनी होती है, तो हम एक फर्स्ट लाइन दवाइयाँ होती है, 3 दवाइयाँ होती है टेंडर लविंग इफेक्ट, जैसे टेनोफोविर, लेमिविडिन और रिफेवरिन। हम एक दवाई होती है जो एक गोली है फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वो हम शुरू करते हैं। जब वो दवाइयाँ मे बी 5 साल एक्ट करेंगी, मे बी 10 साल एक्ट करेंगी, मे बी अनलिमिटेड एक्ट करेंगी। जब उनका एक्शन खत्म हो जाता है तब हम 2nd लाइन दवाई देते हैं। इसी तरह वो भी एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, जब वो फेल करती हैं तब 3rd लाइन दवाइयाँ देती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट लाइन दवाई को रेगुलरली लोगे, अपनी रूटीन में फिक्स करके, सपोज हमें एक ही दवाई हर रोज खानी है आज की डेट में, उसको 9
बजे लेंगे, अपनी रूटीन में फिक्स करेंगे, तो आपको सेकेंड लाइन दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। और हमें दूसरा ये देखना है कि हमें पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लेने, हमें पहले अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, हमारे सिस्टम को देखना है। और अल्टीमेटली नेको का भी अरेंजमेंट है कि वो अप्रैल से शायद थर्ड लाइन दवाई शुरू करने को तैयार है। डॉक्टर उपासना की हम टिप्पणी लें उससे पहले एक हमारे दर्शक बिहार से हैं अमित कुमार जी, उनसे जरा सुन लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अमित कुमार जी पूछें सवाल। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, हमको ये जानना है कि अगर कोई HIV जो पीड़ित व्यक्ति हो उसका अगर ब्लड मतलब में दाढ़ी बनाने से किसी अगर गिर जाता है तो उससे अगला कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कितना देर तक उसका वायरस एक्टिव रहता है? हेलो जी जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपको। आप एक और बात सब पूछना चाहते हैं कि HIV अगर किसी को हो गया जी तो कितने दिन जो है अधिकतम जिससे पूरा पता चल जाए कि उसको HIV है कि नहीं है? जी आपके इस प्रश्न का उत्तर तो कार्यक्रम के शुरू में दिया ही जा चुका है कि 6 हफ्ते कम से कम 6 हफ्ते के बाद। नहीं, उसका क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मरीज को कब पता लग जाएगा कि उसको इन्फेक्शन है? ये तो डॉक्टर को पता लगेगा जब वो जांच होगी उसकी, तब मरीज को कब पता लगेगा कि हमें इन्फेक्शन, मतलब लक्षण कब आएंगे? लक्षणों की बात। एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल भी HIV हमें क्यों नहीं पता कि मरीजों को HIV है, क्योंकि आज भी हम ये सोचते हैं कि HIV ऐसे लोगों की बीमारी है जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो मेन हैविंग सेक्स विद मेन हैं, जो ट्रकर्स हैं, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। हम ये नहीं रियलाइज करते कि HIV किसी को भी हो सकता है। आप ART सेंटर्स पे जाके देखिए जहाँ पे ये 9 लाख मरीज भर्ती हैं, उसमें से एक बहुत ही छोटा सेगमेंट होगा जो कि ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। जो 99% ऑफ द पीपल हु आर एक्सेसिंग ART सेंटर्स आर नॉर्मल पीपल लिविंग इन नॉर्मल फैमिली स्ट्रक्चर, हमारे और आपके जैसे लोग। मतलब आप ये कहेंगे सोच बदलने की जरूरत है? सोच बदलने की जरूरत है। हाई रिस्क ग्रुप की तो बात करते हैं, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप की सारे टाइम बात करते हैं। और एक्चुअली जो मेजर बल्क आता है मरीजों का वो नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल लिव कर रहे हैं उससे आता है। इसलिए हमें कभी HIV पता नहीं होता, हम सस्पेक्ट नहीं करते, हम टेस्ट नहीं करते। और जब टेस्ट होता है तो इतनी देर बाद हो चुकी होती है, क्योंकि टेस्ट ही हम तब करते हैं। मरीज को कब पता चलता है उसे HIV? जब वो 8 साल की साइलेंट डिजीज के बाद उसको अब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तब जाके टेस्ट किस तरह के सिम्टम्स आएंगे? इसमें सिम्टम्स अधिकतर ऐसे होंगे कि उसको अननेसेसरी उसको फीवर आना शुरू हो जाएगा फॉर नो रीजन, वेट लॉस शुरू हो जाएगा, उसको बार बार डायरिया होना शुरू हो जाएगा, इधर उधर फोड़े फुंसी हो जाएंगे, या एट द वर्स्ट केस उसको हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस ही हो जाए, या उसको कोई और जानलेवा इन्फेक्शन हो जाए, जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस और तरह के होते हैं। तो इस स्टेज पे पहुंचने से पहले वो 8 साल तक HIV लेके 7 से 8 साल तक HIV लेके घूम रहा था, पर उसका टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबने ये सोचा ये हाई रिस्क ग्रुप नहीं है, इसका टेस्ट नहीं होना चाहिए। जी, तो सभी को टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक और सवाल का हिस्सा था उनका, वो था ब्लड के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, खून कहीं ब्लेड पे और इस तरह, तो जो रूट है वो रूट तो सिर्फ ब्लड से है। तो हमें देखना है कि हमें ब्लड से कंटामिनेशन ना हो। भाई हेल्थ केयर वर्कर्स को जब नीडल प्रिक इंजरी होती है तो रिस्क तो है ही, और दवाई भी हमें इमीडिएटली लेनी पड़ती है। तो दूसरा मैं जो इसमें ऐड करना चाहता था कि एड्स मतलब इन्फेक्शंस होंगी और ये सब, अगर हम जल्दी पकड़ लेंगे और अगर हम जल्दी दवाई शुरू कर देंगे तो 0 एड्स की जनरेशन होगी। आपको 0 एड्स मतलब विश्व और भारत एड्स मुक्त फ्री हो जाए। मैं HIV फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एड्स मुक्त भारत या एड्स मुक्त विश्व की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर उपासना, आप ART क्लिनिक में हैं, इतने सारे पेशेंट से मिलती हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है कि समय से दवाई लेनी है, रेगुलर दवाई लेनी है, अगर वो व्यक्ति काम भी कर रहा है तो कितना सरल या कितना मैनेजेबल होता है कि दवा भी लेता रहे, फॉलोअप भी करवाता रहे और साथ साथ अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कंटिन्यू कर पाए? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको HIV डायग्नोज हो गई, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। गवर्नमेंट का सेटअप बहुत बढ़िया है थ्रू 500 ART सेंटर्स। अब इन ART सेंटर्स में जब आप पहले आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया और जैसे डॉक्टर नवनीत विज कह रहे थे, अगर पेशेंट जल्दी आ जाए तो वो बीमार, उसको लक्षण ही नहीं होंगे, वो दवाई खाता रहेगा, काम पे जाता रहेगा। पर अधिकतर होता क्या है, जब मरीज हमारे पास आता है वो बहुत सिक होता है, तो आप ये सोच लीजिए कि पहले 6 महीने उसको थोड़ा सा तो छुट्टी लेनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा बेड रिडन होता है या फुल 100% अपनी हेल्थ में नहीं होता। पर ART का असर इतना बढ़िया है कि वो उसको 6 months to 1 year में बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी कर देती है। हमारे ART सेंटर्स में आज की तारीख में आप ये सोच लीजिए कि जितनी भी मेल पॉपुलेशन है वो सारे काम पे जाते हैं। मैंने इतने सालों में 12 साल हो गए ART सेंटर का इंचार्ज हुए मुझे, मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी ये कह रहा हो कि मैं HIV की वजह से मैं काम नहीं कर रहा। जी, यही बात साहिल जी से जानते हैं। साहिल जी, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी दिक्कत उसको आ सकती है, या क्या पॉजिटिवली और हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करना पॉसिबल होगा?
देखिए, जैसा कि डॉक्टर उपासना ने कहा है कि अगर टाइम टू टाइम दवाइयाँ ले रहा है, 12 घंटे पे अगर कोई भी HIV पॉजिटिव है, उनकी ARV चालू है, दवाइयाँ ले रहा है, तो मुमकिन है कि वो स्वस्थ लाइफ जी सकता है। वो साथ में अपने खान पान का ध्यान रखे, अपनी सेहत का ध्यान रखे, अपनी सफाई का ध्यान रखे, और उसके साथ वो अगर कंटिन्यू इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और रूटीन में वो आने वाले टाइमों में अपने रूटीन में वो वर्क कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जो आती है OI इन्फेक्शन, उनके बॉडी में जब OI इन्फेक्शन आता है, बीमार पड़ते हैं वो लोग, तब जाकर के प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ते हैं और उनका कहीं ना कहीं रोज़गार छूट जाता है। दवाइयाँ लेने के लिए उनको महीने में एक बार आना होता है। कभी कभी होता है कि दवाइयाँ शॉर्टेज भी हो जाती है, हॉस्पिटल्स में एक बार के बजाय 2 बार 3 बार भी आना पड़ जाता है। जी, ठीक है। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँ। एक दवाई हर रोज खानी है, लेकिन लाइफ लॉन्ग खानी है, तो इतना आसान नहीं होता। उसमें या पेशेंट का बिलीफ होना चाहिए दवाई में कि दवाई असर करेगी, पेशेंट का बिहेवियर होना चाहिए, इसी दवाई से मैं जिंदा रहूंगा और इसी दवाई को हर रोज खाऊंगा। और जैसे इन्होंने मेडिकल सपोर्ट सिस्टम की बात की, हेल्थ सर्विसेज में जाऊंगा, फटाफट दवाई मिलेगी, फटाफट टेस्ट होगा। और उससे अलावा मेरी फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, बिकॉज डिप्रेशन कई बार इसमें आ जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो एक दवाई खाना तो आसान है, लेकिन ये फैक्टर्स कि मेरा इलाज जहां भी मैं जाऊंगा फटाफट इलाज होगा, और जहां भी जाऊंगा मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट करेगी और मैं दवाई टाइम पे खाऊंगा। काफ़ी इश्यूज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, एक बात रह गई थी, वो ज़रा और पूछ लें। नई ड्रग को लेकर भी आरती भोसले का एक हमें ईमेल मिला था, और इसके अलावा जो ये थर्ड लाइन की बात हो रही, तो नए ट्रीटमेंट, अगर हम इलाज को लेकर नए विकल्प की अगर बात करें तो क्या हम उम्मीद करें आने वाले दिनों में? भारत सरकार का जो प्रोग्राम है, ये दुनिया में जो 2-3 अच्छे प्रोग्राम है उनमें से एक है, और केवल टेस्टिंग का ही नहीं, ट्रीटमेंट के भी आधार पे, जैसा कि अभी आपने सुना कि फर्स्ट लाइन हम दे रहे हैं जी, सेकंड लाइन दे रहे हैं जी, और थर्ड लाइन गवर्नमेंट जो है ना तैयार कर रही है। अच्छा। और पूरी दुनिया में थर्ड लाइन के आगे कोई दवाई नहीं है। ठीक है। और उस दवाई का जो है ना इंतजाम है और सभी को मिलेगी, सभी को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि। और एक और सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जिसमें ये बोला था कि कुछ लोग जो दवाई छोड़ देते हैं जिनका फॉलोअप ठीक नहीं है, वो एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, स्पेशली जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर हैं, वो नेग्लेक्ट बहुत करते हैं, वो उनका जो है ना फॉलोअप बहुत खराब जो ड्रग से नशा लेते हैं, हाँ, वो अपनी सेहत को लेकर भी उतने ही लापरवाह, वो दवाई भी नहीं, वो दवाई नहीं खाते, वो दवाई के लेने के लिए भी नहीं आते। ठीक है, हमें उन पे बहुत मेहनत करनी है, वो स्पेशल ग्रुप है। बिल्कुल, उस ग्रुप को। झारखंड से एक हमारे दर्शक है आनंद उपाध्याय, उनका सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय जरा कम है। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका, पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? आनंद उपाध्याय जी, लगता है अब उनसे हमारा संपर्क नहीं है जी, तो चलते हैं फिलहाल अपने सेगमेंट हेल्थ पहेली की ओर। आज हम आपको बता दें, एपिसोड 598 में हमने आपसे पूछा था कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर इनमें से क्या करना उचित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश करना उचित नहीं है मेडिकल इमरजेंसी होने पर। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि एड्स रोगी को इनमें से कौन सा संक्रमण होने का खतरा होता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी टीबी यानी तपेदिक, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 598 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नवनीत विग से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर विग, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन है आज? और के बस इतना ही पता है। काफी। राकेश सिंह चौहान, ये कच्छ से हैं, कच्छ गुजरात। राकेश सिंह चौहान, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नवीन विग आपको ही, HIV और एड्स क्या एक ही अवस्था है? HIV एक वायरस है जो लेट स्टेज में जाके एड्स कर देती है।
डॉक्टर उपासना, HIV पॉजिटिव व्यक्ति को क्या TB होने का खतरा अधिक होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत 5 to 6 times मोर होता है देन HIV नेगेटिव। डॉक्टर राठौर, अभी भी आज के संदर्भ में HIV एड्स होने का खतरा किन्हें ज्यादा होगा? सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे सेक्स वर्कर हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र हैं, मैन हैविंग सेक्स विद मैन हैं, ये जो ग्रुप है इनमें सबसे ज़्यादा है। साहिल जी, HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपना स्टेटस किसी को बताए या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं बताए? नहीं। डॉक्टर नवीद बेग, क्या आंसू, पसीने या HIV पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ से तैयार भोजन से HIV संक्रमण फैल सकता है? सिर्फ ब्लड से होता है, इन चीजों से नहीं होता। डॉक्टर उपासना, अधिकतर एड्स रोगियों को TB क्यों हो जाती है? उनको TB इसलिए होती है क्योंकि जो HIV का CD4 को कम करता है, और CD4 ही वो वाला कोशिका होती है या सेल होती है जो हमको TB से बचा के रखती है। तो वही चीज़ खत्म हो जाती है जो TB से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए TB ज़्यादा होती है। डॉक्टर राठौर, यदि गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव है तो बच्चे में क्या संक्रमण को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, बल्कि भारत में पहले माँ अगर इन्फेक्टेड है तो 5% बच्चों को HIV हो जाता था, पर आज की तारीख में अगर हम नया आंकड़ा लें भारत सरकार का तो ऑलमोस्ट 1% से भी नीचे चला गया है, क्योंकि अभी हमने गर्भवती महिलाओं को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है उसके वजह से। साहिल जी, HIV पॉजिटिव रोगियों के प्रति जो नज़रिया है उसमें भेदभाव में क्या कुछ बदलाव आ रहा है? देखिए, अगर समाज की बात करें तो बहुत पहले से काफ़ी जागरूकता पैदा हुई है, और अभी भी समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। जी डॉक्टर नवीद बेग, HIV पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज कब शुरू करना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा आज वर्ड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि वन वर्ड, सारा विश्व एक हो जी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरत है आपका वन हेल्थ भी एक होना चाहिए। तो उसके आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? टोटल हेल्थ जी। सो टोटल हेल्थ हो, और क्या कहते हैं, वन वर्ड है, वन हेल्थ है, लेकिन इशू ये है, अब वर्ड तो कहता है सारा विश्व में जो अच्छे डेवलप कंट्री है कि जब भी बीमारी हो तभी दवाई दे दो जी, लेकिन अब WHO कह रहा है कि 500 पे दो, हमारी कंट्री में अभी 350 पे हम दे रहे हैं और 500 की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा मन में हमेशा रहता है कि कब दवाई देनी चाहिए। आइडियली ये है तो जब भी पता लगे तब दे दो, ताकि मदर टू चाइल्ड किसी को प्रॉब्लम ही ना हो जी। नहीं तो अभी 350 है और मुझे लगता है शीघ्र ही हम 500 पे चले जाएंगे जी। डॉक्टर उपासना, एड्स और TB का इलाज एक साथ करते हुए क्या कुछ सावधानी रखनी होती है? सावधानी तो क्या, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एक ही मरीज को TB की दवाई भी खानी है और HIV की दवाई भी खानी है। उसको कभी कभी TB के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे और HIV की दवाई भी देना शुरू होती है। पर हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत कोई डिस्मल सीन नहीं है, बहुत मरीज हैं जो अपनी TB की दवाई और HIV की दवाई इकट्ठे खा के अच्छे से इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अपनी फ्रूटफुल लाइफ लिव कर रहे हैं। डॉक्टर राठौर, एड्स और HIV पॉजिटिव व्यक्ति को कौन सी जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए? अभी CD4 काउंट ही एक्चुअली एक ऐसी जांच है जिससे उसके स्टेज का पता लगता रहता है कि दवाई इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। अब हम एक दूसरी जांच जिसे वायरल लोड बोलते हैं, वायरल लोड शुरू करने वाले हैं। उससे और बेहतर तरीके से हम पेशेंट को ये असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को दवाई, कौन सी दवाई असर कर रही है, कब तक कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। साहिल जी, HIV एड्स रोगी इलाज के साथ कामकाज को और दिनचर्या को कैसे संभाल सकता है? देखिए, ज़रूरी है कि वो अपनी अच्छी सोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे, इलाज के साथ साथ दवाइयाँ टाइम टेबल से ले और अच्छी सोच के साथ वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे और अच्छी लाइफ बिताए। डॉक्टर नवीद बेग, एड्स के रोगी को दवा नियमित रूप से क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर दवाई नहीं लेंगे तो दवाई फेल हो जाएगी, फिर सेकंड लाइन थोड़ी उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, फिर थर्ड लाइन लोगे उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो जो फर्स्ट लाइन दवाई है वो सेफ़ है और आप उसका टाइम बांध लो और उसको बिना झिझक के लो। और मैं तो कह रहा हूँ दूसरा कि HIV वाला मरीज़ ज़्यादा बेटर इंसान है औरों से, क्योंकि वो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखता है और दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल है। वो अपना योगा करता है, डाइट हेल्दी खाता है और एक डिसिप्लिन से रहता है। तो ये कर। डॉक्टर उपासना, क्या HIV एड्स के रोगी को TB के संक्रमण से बचाना संभव होगा?
हाँ बिल्कुल है। HIV एड्स के रोगी को टीबी के संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी तो है कि उनको एक गोली दे दी जाए जिसको INH प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं कि जिस HIV पॉजिटिव मरीज को टीबी नहीं है उसको आप 6 महीने के लिए ये गोली खिला दीजिए रोज की एक, तो उसको 3 से 4 साल का प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रॉम टीबी। दूसरी चीज जो हम करते हैं कि HIV पॉजिटिव पेशेंट को टीबी ना हो, उनको हम यूजुअली टीबी की जो हाई टीबी सेटिंग्स हैं उनमें जाने नहीं देते और उनको हम उनके वेटिंग एरियाज वगैरह को दूर रखना चाहते हैं बाकी संक्रमण से बचने के लिए। और एक हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि वो खांस दे, अगर उनमें से भी कोई खांस छींक रहा हो तो वो हमें पहले बता दे, हम उसको पहले इलाज देके अपने क्लिनिक से भेज देंगे जिससे कि वो और किसी को टीबी या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना करके जाए। डॉक्टर राठौर, HIV एड्स के इलाज और जांच में कौन सी चीज़ें शामिल करने का विचार है? इलाज में अभी पूरे विश्व में लगभग 27 दवाइयाँ हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 21 दवाइयाँ हमारे भारत में अवेलेबल हैं और वो सारी दी जाती हैं। और जो थर्ड लाइन की बात है, वो थर्ड लाइन की जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी महंगी हैं, उनको भारत सरकार इसमें इलाज में शामिल करना चाहती है। जी, और इसी तरह से जांच के लिए अभी हमारे पास CD4 सभी जगह होता है। ऑलमोस्ट 256 सेंटर हैं जहाँ पे CD4 की जांच होती है, परंतु वायरल लोड की जांच अभी हमारे पास केवल 10 जगहों पे होती है पूरे कंट्री में। और उसको हम बढ़ाने के लिए वायरल लोड टेस्टिंग, बिकॉज ये महंगा होता है, इसकी मशीन महंगी होती है, तो इसलिए अभी हमारे पास जो है ना ये साधन उपलब्ध हैं भारत सरकार में। और इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हर स्टेट में कम से कम जो है ना वायरल लोड टेस्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी, और आखिरी सवाल साहिल जी आपसे, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए क्या सामान्य स्वस्थ जीना संभव है? जी बिल्कुल, आज की तारीख में अगर ARV कंटिन्यू, जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि 12 घंटे पे 24 घंटे में 2 बार अगर ले तो वो अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे तरीके से, साथ में पौष्टिक आहार मिले तो संभव है कि वो अपने लाइफ को बेहतर बना सकता है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी विशेषज्ञों का। तो बहुत ज़रूरत है, प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि हम सभी का नज़रिया बदले, सोच बदले HIV एड्स को लेकर, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे। और इस अभियान में, यानी जागरूकता के इस अभियान में आप किस तरह से जुड़े हैं कि हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें? अभी जबकि हम आपसे विदा ले रहे हैं, हमारे पास हेल्थ पहेली के बहुत से जवाब आ चुके हैं। आप सभी के बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे तो हम बात करेंगे कैंसर के बढ़ते खतरे के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।